नमस्कार, स्वागत है आपका म्यूटेड बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हैं मुजफ्फरनगर जनपद में, और इस जनपद में 6 विधानसभाएं आती हैं। उनमें से एक विधानसभा में आज हम हैं बुढ़ाना विधानसभा में, जिसमें प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। उमेश मलिक बीजेपी से हैं और आरएलडी से हैं राजपाल बालियान। कमोवेश ये जो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव है, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में ही है। तो इन्हीं दो प्रत्याशियों पे बात करते हैं यहाँ की जनता से कि क्या रुझान चल रहा है। तो सर से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है जी। और आप फ़िलहाल विलेज पोस्ट पुरबालियान में बैठे हैं, जो बुढ़ाना विधानसभा में आती है जी। क्या समीकरण है यहाँ का इस बार का? सर, यहाँ का समीकरण ये है, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान, पूर्ण रूप से उन्हीं का ही समर्थन पूरे गांव को मिला हुआ है। और गांव के अंदर 15,000 के समथिंग वोट हैं, जो सभी समुदाय की हैं, हिंदू मुस्लिम सभी अलग अलग तरह की बिरादरी है यहाँ पे। तो 95% जो गांव की आबादी है वो गठबंधन के पक्ष में है, राजपाल बालियान जी के पक्ष में है। वो पक्ष में रहने का जो उनका मेन कारण है, वो XML 2 बार यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं और उस दौरान उनका कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। शांत स्वभाव के लीडर हैं और किसी भी काम के लिए आप उनके पास जाएं वो काम होता है। इसी के साथ साथ आप MLA से बाहर चलें, अगर बड़े नेताओं की तरफ आप चलें तो देखिए, बीते 5 साल जो बीजेपी की सरकार के रहे हैं, ये बड़े कष्ट, बड़े दुख और बड़ी पीड़ा में सभी लोगों के बीते हैं। ये सभी के लिए इसमें आप देख लें, जो नौजवान तबका है जिन्होंने अपनी शिक्षा फाइनल करके जो जॉब की तैयारी में थे, जॉब नहीं मिली। और व्यापारी जो थे, व्यापारियों के सामने ऐसे ऐसे स्टेप लिए गए जिस समय देश में कर जो है कम करने का समय था, उस टाइम GST का लागू करना। कुल मिला के आप ये समझिए कि बीजेपी की सरकार ने जो स्टेप जिस टाइम नहीं लेना था, वो स्टेप उसी समय लिया है। 2013 में चलते हैं जी। 2013 में आपका गांव पुरबालियान चर्चाओं में था, मीडिया यहाँ पे आ रही थी, जा रही थी। एक घटना हुई थी दुखद। क्या थी वो घटना और कैसे शुरू हुई थी वो? देखिए, 2013 का जो मामला रहा है वो सिर्फ एक अफवाहों का मामला रहा है। जिस तरह बोल देते हैं कि भाई अफवाहों का बाज़ार गर्म है, तो वो एक अफवाह थी। बाकी 2013 में भी, 2013 से पहले भी और 2013 के आज आप 2022 में बैठे हैं, आज भी गांव में सभी लोग मोहब्बत प्यार से रहते हैं। और गांव में इतिहास है इस गांव का, आज तक इस गांव में कोई दंगा नहीं हुआ। जैसे कि भाई सांप्रदायिक हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई मैटर नहीं है। और चुनाव में आज तक कोई यहाँ झगड़ा, किसी भी बात का विवाद कुछ नहीं है। बड़ा शांत स्वभाव का ये गांव है। और इस गांव की सबसे बड़ी जो खूबी है वो भाईचारा है। इस गांव का जो बाज़ार है वो सभी मार्केट में सभी धर्म के, सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी काम करते हैं। बाकी जो दंगे की आप बात कर रहे हैं 2013 में, वो बाहर का है, कहीं का मैटर, जो कव्वाल ववाल का जो था, क्या वो रीज़न रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। लोगों के ऊपर मुकदमे भी हैं। उसमें मुझे या आपको तो कुछ बताने का, कहने का कोई अधिकार भी नहीं है। नहीं, मतलब हम नहीं चाहते कि किसी की जो भावना है वो हो, मतलब किसी की भावना को हम चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। बट मोटा मोटी क्या था, क्या घटना थी, क्या वो बस अगर थोड़ा मोड़ा अगर बताना चाहें आप तो। देखिए, गांव में तो कोई घटना नहीं हुई। गांव में घटना, कुछ शरारती तत्व थे गांव के, जिन्होंने गांव के कुछ लोगों के घर में आग लगाने का प्रयास किया। ये जहां हम बैठे हैं, यहाँ से आप 50 मीटर आगे चलेंगे तो कुछ मुस्लिम समुदाय के घरों में आग लगी है। बाकी वो बाहर के लोग थे, गांव का कोई व्यक्ति उसमें, गांव का कोई आदमी उसमें शामिल नहीं था। वे बाहर के लोग थे जो शरारती थे, दारू वारू के नशे में किसी ने ऐसा किया है। बाकी गांव का जो ग्राउंड पे काम है, ग्राउंड पे गांव का कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है। अच्छा, कौन नेता थे या कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने इस बात को तूल दी? देखिए, ये पार्टी के जो हाईकमान के लोग थे। जैसे इसमें कई लोगों के ऊपर आज भी मुकदमे चालू हैं। जैसे कि
ये संगीत सोम जी थे और इनके अलावा सरदाना विधानसभा से। बुढ़ाना विधानसभा से, और भी हमारी बुढ़ाना विधानसभा से जो बीजेपी के कई लीडर थे जिनका आज भी दंगे में नाम आता है कि भाई इन्होंने जनता को भड़काई, और उस तरह के कुछ अदर पार्टियों के भी थे, कई लोग थे ऐसे बड़े नेता जिनका नाम आया है जिन्होंने कोर्ट में सबमिट हुई है उनकी डायरेक्शन। बाकी वो कोर्ट देखेगा कि किसकी क्या भूमिका रही है। हम तो ये भी, हमारे लिए तो सही नहीं है स्पष्ट कि भाई कौन था या कौन नहीं था। 13 जो एक दुखद घटना होती है और किसी भी समाज में ऐसी घटना होती है तो एक समाज में खाप बढ़ जाती है, खाई आ जाती है। और अब चल रहा 2022, लगभग कमोवेश 7-8 साल हो चुके हैं इस बात को। और अब क्या स्थिति है? वो खाई बटी हुई है, सही है, मतलब अब भाईचारा है? देखिए 2013 के दंगे में जो खाई थी वो आज पूर्ण रूप से पूरी तरह से भर चुकी है। इसका मैं आपको मेन एग्जांपल दूंगा। 2013 में आप जहाँ, आप तो सोशल मीडिया से हैं, मुझसे बेटर आप जानते हैं, 2013 में जो एक समुदाय की लहर थी बीजेपी के प्रति, वो आप देखेंगे अब नहीं है। आज हिंदू मुस्लिम सब एक साथ में लग के काम कर रहे हैं और गठबंधन को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो खाई भर चुकी है। अगर वो खाई ना भरती तो मुस्लिम समुदाय के लोग राजपाल बालियान जी को, जो जाट समुदाय से हैं, हिंदू हैं, उन्हें सपोर्ट ना करते। भाई अगर उनको, हम राजपाल बालियान जी को सपोर्ट करते हैं और हम अपना वोट उन्हें करेंगे 10 तारीख में, तो इसका मतलब है कि खाई कोई बची नहीं है। वो तो आपने सही कहा, पर कोई लोग ये भी कह रहे हैं, भाजपा के लोगों से बात करी जाए किसी से भी, तो ये कह रहे हैं बस ये जो है ये राजनीतिक भाईचारा है, कोई प्रेम व्रेम है नहीं। देखिए राजनीतिक भाईचारा बताना विपक्ष की मजबूरी है। भाई वे ये अगर कहेंगे कि देश में भाईचारा बन गया है और देश के अंदर भाईचारा पनप गया है, तो फिर उन लोगों का जो वोट, ये ज़मीन पे जो उनकी खिसक रही है वो खिसक जाएगी। अब ये राजनीतिक भाईचारा बताना या कैसा भी भाईचारा बताना उनकी मजबूरी है। लेकिन जो आवाम होती है, जो लोगों के अंदर भाईचारा होता है, राजनीतिक भाईचारा हो सकता है 2 पार्टी के अंदर। भाई 2 पार्टी अपना राजनीतिक भाईचारा कर सकती है, लेकिन लोगों के नीचे ग्राउंड पे ज़मीन के बीच में भाईचारा राजनीतिक नहीं हो सकता। वो जो भाईचारा है वो सबके मिलन का और सम्मान का भाईचारा है। ठीक। और अब क्या स्थिति चल रही है? अब क्या समीकरण है इस बुढ़ाना विधानसभा का? बुढ़ाना विधानसभा में 100 के 100% गठबंधन की जीत होगी और बड़े वोटों से जीत होगी। बड़े वोटों? हाँ। कुछ राजनीतिक समीकरण है? क्या राजनीतिक समीकरण है? किसका कितने % वोट है? कुछ आइडिया आपको? राजनीतिक समीकरण देखो, वोट के अगर आप जातिगत आधार पर अगर आप वोट की बात करेंगे तो लगभग 1,63,000 के करीब समथिंग मुस्लिमों की वोट है, और बाकी जो जाट समुदाय से हैं 40,000 के करीब उनकी है, और जो ओबीसी वो मतलब आपके हरिजन समुदाय से हैं लगभग 30,000 उनकी है। तो ये तो टोटल वोट गठबंधन को जानी है। अब अगर गठबंधन के अलावा जो विपक्ष में वोट जाती है वो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे हैं जैसे पाल समाज है, धनगर समाज है, और कुछ ऐसे हैं जो ब्राह्मण समाज है, त्यागी समाज है। ये हो सकता है बीजेपी को चले जाएं, लेकिन कोई खासकर इधर से नहीं पड़ने वाली है। जो भारी वोट बैंक है वो गठबंधन की तरफ जाएगा। जी, आपका नाम? सादत चौधरी। सादत चौधरी जी। क्या करते हैं? जी मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी की तैयारी कर रहे जी। हैं? तो कितनी टाइमिंग आ रही है आपकी रनिंग की? हमारी टाइमिंग रनिंग की 5 डाउन है जी। 5 डाउन? जी जी, बढ़िया है। और खवाई पिवाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है जी। क्या लग रहा है इस बार 2022 विधानसभा चुनाव? गठबंधन की जीत होगी जी। राजपाल बालियान बहुत अच्छी तरीके से वोट से जीतते हैं, 50-60 समथिंग जी। बहुत अच्छे प्रत्याशी है जी। पिछली बार कैसे हार गए? पैसे पिछली बार तो जी चुनाव में थे ही नहीं जी। नहीं, पिछली बार आरएलडी कैसे हार गए? आरएलडी हार गए जी, बस कुछ लोग बीजेपी की लहर थी इसलिए बीजेपी जीत गई जी। और अब की वो बात नहीं है, सब वोट सोच समझ के करेंगे जी। सभी समुदाय के लोग इकट्ठा होकर वोट करेंगे, बहुत अच्छी जीत होगी जी इनकी। अच्छा, आपको कौन से नेता बढ़िया लगते हैं? जैन जी बढ़िया लगते हैं, अखिलेश जी बढ़िया लगते हैं? जी दोनों अच्छे लीडर है जी, दोनों युवा सोच है बहुत। अगर चुनना हो तो? नहीं जी, दोनों ही अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं जी। तो चुनना हो? देखो जी, हमारे चौधरी साहब है, जान चौधरी हमारे अच्छे लीडर है जी। हम तो इनके निर्भर जान चौधरी जी। अगर एक नेता चुनने की बात आएगी तो जयंत जो है, जयंत तो अभी सरकार में नहीं आए भाई, उन्हें तो मौका नहीं मिला।
अखिलेश को मौका मिला है। अखिलेश को अगर हम लाइक करेंगे तो उसका रीज़न है भाई, इंटर करने के बाद उत्तर प्रदेश की बेटियों को 20-20 हज़ार रुपये का सम्मान दिया, लैपटॉप दिए और साइकिल फ्री वितरण किया, एम्बुलेंस चलाई और इसके अलावा काफ़ी भर्ती उनके समय में रही। तो जो काम का बेस है वो उसका पूरा क्रेडिट अखिलेश को जाता है। और आप अगर इसके अपोजिट करेंगे, जैसे 5 साल बीजेपी के बीते हैं, 5 साल में क्या मिला है, बीजेपी के लीडरों के पास नहीं है खुद बताने को हमने 5 साल में क्या काम किया है। अच्छा भाई अगर उन्होंने ज़मीन पे काम किया होता तो ये बताते कि हमने ये फैसिलिटी दी है। अगर उन्होंने, भाजपा ये कहती है भाई हमने बीते 5 सालों में आवास दिया, शौचालय दिया और राशन दिया, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दिए, उनका ये काम है। देखिए राशन की बात अगर आप करते हैं तो राशन गरीबों को देना ये बिल्कुल लॉजिक वाली बात नहीं है। भाई अगर आप 10 किलो यूनिट या आप राशन देते हैं तो आप देश को इस तरह का मतलब आदमी को करने खाने से तो आप दूर कर दोगे। आप राशन फ्री में सारी चीज़ें दे के देश को ऐसी कंडीशन पे लेके जाओगे कि भाई इस तरीके से तो प्रजातंत्र ख़त्म करने की समझ वो है इनकी। भाई आप राशन खाओ और हमारी सरकार बनाओ, बाकी आपने ना आपको नौकरी चाहिए, ना आपको फ्यूचर चाहिए, ना आपको फैसिलिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें ना देके खाली राशन शौचालय, ये तो कोई बात नहीं होती। कितना खुश है इस सरकार से? भर्तियाँ निकली इस सरकार में अभी तक? इस सरकार में कोई भर्ती नहीं आई युवा के लिए, और आर्मी की 4 साल की वैकेंसी नहीं आई जी। हमारी उम्र भी निकल गई है, दोबारा 10वीं करनी पड़ रही है, बहुत नुकसान है हमारे गांव में। सबसे बड़ी 10वीं कैसे करनी पड़ रही है, समझा नहीं मैं बात। जी दोबारा हमारी उम्र भी निकल गई, एज निकल गई जी, अब दोबारा पढ़ना जी निकल गई तो और दोबारा 10वीं कर रहे हैं जी, दोबारा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए जी। तो बर्थ सर्टिफिकेट नया बनवा रहे हो जी कम जी उम्र का? जी, अब क्या करें जब दोबारा उम्र निकल गई जी, 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं है ना। सरकार ने कोई घोषणा की है कि हम दोबारा इन बच्चों के लिए उम्र बढ़ा देंगे आर्मी के लिए, न कोई वैकेंसी है जी। कल योजना दी है सरकार ने, क्या दे रहे हो? बीजेपी की सरकार ने कल एक शहर की घटना है, वहाँ पर नौकरी बांटी है। एक युवा को 400 लाठी लगी है। अच्छा हाँ, कल खूब अच्छी तरीके से बिहार में नौकरी बांट दी सरकार ने और उत्तर प्रदेश में भी लगी रही। और जो ट्रेन रोकी थी अभी 2-3 दिन पहले की घटना है, तो योगी जी ने वहाँ भी पुलिस प्रशासन को आदेश दिया है कि एक आदमी को कम से कम 25-30 नौकरी दे दी जाए। ठीक आपका नाम? मोहम्मद नदीम, आप क्या कर रहे हैं? आर्मी की तैयारी जी। आप भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी भी उम्र निकल गई? नहीं जी, मेरी तो अभी हुई फिलहाल, लेकिन ये भाई इनकी तो एज निकल गई, कोई वैकेंसी नहीं आई आज तक। 4-4, 5-5 साल हो लिए बंदों को भाग दो, कोई वैकेंसी नहीं आई आज तक, ना पुलिस की आर्मी कुछ नहीं आई। थोड़ी चीज़ है, न्यूज़पेपर में उन्हें रोक दिया, क्लियर होती नहीं वे। कितने साल से कर रहे हैं तैयारी? 6 साल हो गए जी मुझे तो। 6 साल हो गए आपको तैयारी करते हुए? जी हो गया जी। सरकार बड़ा दावा कर रही है कि भाई हमने बीते 5 साल में काफ़ी नौकरियां दी हैं, युवा को खुश भी रखा है अपनी सरकार में। नहीं देखिए, सरकार ने जो नौकरी दी है हम उससे इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो अच्छाई है वो बतानी चाहिए और जो बुराई है वो भी बतानी चाहिए। सरकार ने 5 सालों में जो नौकरी दी है किसानों को दी है सबसे ज़्यादा नौकरी। वो कैसे? भाई अगर आपने 4 बीघा गेहूँ बो दिए तो आपको 4 आदमी अपने खेत के ऊपर छोड़ने पड़ेंगे। ठीक। वो 24 घंटे की, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करेंगे? 8 घंटा या 10 घंटा ड्यूटी। लेकिन गवर्नमेंट ने 24 घंटे की ड्यूटी किसान को दी है, वो इसलिए कि भाई आप अपने खेतों की हिफाजत करो, जानवरों से बचाओ। सांड खुले घूम रहे हैं खेतों में, तो ये नौकरी बीजेपी ने दी है। और अगर बीजेपी की सरकार 5 साल के बाद आती है, भाई अगर हम तो ये नहीं कहते कि भाई क्या होना है, जैसे उनके लीडर कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे पक्का है, तो अगर आती है 300 प्लस जैसे बताते हैं, तो अब के सांडों की तादाद भी एक खेत में अगर फिलहाल 3 घूम रहे हैं तो फिर 6 हो जाने हैं। तो वो हर चीज़ 300 प्लस होके जानी है, बाकी तो चलता ही रहेगा काम। और युवाओं को किस कदर नौकरी दी है उन्होंने? युवाओं को तो मैंने आपको बताया, युवाओं को तो जहाँ भी युवा नौकरी की मांग करते हैं, जैसे अभी पेपर लीक हुआ है ये यूपी टेट वाला, तो उसका अगर विरोध प्रदर्शन अगर युवा करना चाहें तो करें, वो साथ के साथ नौकरी मिलेगी। कैसे? लट वाली नौकरी मिलेगी, वो लट लगेंगे नौकरी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ में
अगर कहीं भी आप विरोध करेंगे सरकार की नीति का या सरकार की पॉलिसी का या आप अपना अधिकार मांगेंगे तो गवर्नमेंट आपको लट देगी। उस लट को आप खा के नौकरी की फीलिंग ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि नौकरी आप करेंगे तो सैलरी मिलेगी, सैलरी की जो तन आएगी वो जेब में निवास होगी। और लट जब इंसान का लग जाता है नौकरी के लिए तो उसकी भी निवास रहती है। फ़र्क ये है कि जो सैलरी है वो तो आप 15-20 दिन में खर्च कर दोगे, लट आपको महीने महीने चलेगा आपका। तो नौकरी तो बहुत अच्छी दे रहे हैं। दर्द रहेगा, ठंड वैसी है। वो ठंड में तो ऐसी बात नहीं, नौकरी भी दे रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप ठीक, आप कुछ और बोलना चाहेंगे? बोलना तो देखो जी यही है, बोलने में तो कुछ नहीं है। मेरे अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो सभी का दर्द समझे, भाई सभी को नौकरी दें और सभी का समस्या का समाधान हो। अभी आप गन्ने पे ही ले लो, इनके 5 सालों पे गन्ने पे कोई भी पैसा नहीं बढ़ा। और महंगाई की आप बात करें, नहीं, ये तो बोल रहे हैं बीते 5 सालों में हमने 55 रुपये करीब बढ़ाए हैं। कुछ नहीं है, 25 रुपये बढ़ाए हैं, उसका भरोसा नहीं है मिले कि ना मिले। 5 रुपये सालाना। 5 रुपये सालाना। इससे पहले जो बीएसपी की सरकार बनी थी, बीएसपी की सरकार ने एक बार में 40 रुपये बढ़ा दिए थे। ये 5 रुपये सालाना बढ़ाए हैं इन्होंने। उसी के साथ साथ में देखो इन्होंने गन्ने के 5 रुपये के साथ में क्या बढ़ाया, डीजल का उपयोग सबसे ज़्यादा किसान करते हैं। नहीं, 40 रुपये अखिलेश यादव ने बढ़ाए थे, मायावती ने 100 रुपये के साथ 100 रुपये करीब बढ़ाए थे। हाँ जो भी नहीं, हाँ यही है। चलो ऐसा होगा भाई, बीएसपी ने बढ़ाए या बीएसपी ने, मायावती ने सबसे ज़्यादा बढ़ाए थे। मायावती जी ने सबसे ज़्यादा बढ़ाए, उनके बाद बीएसपी ने बढ़ाए। लेकिन उन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाने के साथ साथ में और चीज़ें महंगाई नहीं लाई। आप अगर अखिलेश की या आप बीएसपी की सरकार की बात करें तो डीएपी होती है एक डाई जो खेत में डलती है, उसका कट्टा लगभग 700 रुपये का आता था। आज वही कट्टा पूरे 1600 रुपये का है। और 5 रुपये का उसमें कॉन्टिन्यूटी वजन घटा दिया। 5 किलो। हाँ जी, दवाई पे महंगाई, खाद पे महंगाई, डीजल पेट्रोल पे महंगाई, हर चीज़ पे महंगाई है। नियंत्रण तो सरकार पे कुछ हुआ ही नहीं भाई। अगर सरकार ने कोई चीज़ नियंत्रण की हो तो सरकार बता दो कि हमने इस चीज़ के ऊपर नियंत्रण करा। महंगाई पर नियंत्रण ये लोग नहीं कर पाए। 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया था योगी जी ने। योगी जी कल वेस्ट यूपी में थे और वो कह रहे थे कि ये जो गर्मी आ रही है, इस गर्मी को मैं 10 मार्च के बाद ठंडा कर दूंगा। तो योगी जी कौन सी बड़ी बात करे, 10 मार्च में तो ये जो गर्मी का मौसम रहता है, 10 मार्च में गर्मी तो आनी भाई। योगी जी अगर घर घर एसी बांटते हो और वो ऐसी स्कीम लाते हो कि गर्मी में एसी बांट के ख़त्म कर दूंगा, तो योगी जी को घर घर एसी बांट देनी चाहिए। नहीं तो योगी जी कौन सा कोई बड़ा काम कर देंगे भाई, गर्मी ख़त्म कर देंगे। गर्मी तो रहनी। सर सुनो, अब सर्दी चल रही, जाडे में हम ठुटर रहे, योगी जी सर्दी ख़त्म करवा दो, कैसे करेंगे भाई? जब योगी के पास फार्मूला है, वो जब चाहे जब गर्मी ख़त्म कर दे, जब चाहे जब सर्दी ख़त्म कर दे। तो अब सर्दी हो रही, योगी जी सर्दी ख़त्म कर दो, लोग ठिठर रहे जाडे में, आप जर्सी पहन रहे, शर्ट पहन रहे, मैं कंबल ओढ़ रहा, आग भी बुझ गई सर्दी में। तो सर्दी अगर योगी के पास कुछ है ऐसा ये उपकरण तो सर्दी ख़त्म कर दें। इस आखिरी सवाल है, इस सरकार का ये कहना है कि आज का युवा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा। आज का युवा नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा। चलो मैं यहाँ 5-7 युवा बैठे, मैं भी एक नौकरी दे दूँ सबको, पर दू कहें कि भाई योगी जी ने तो कह दिया कि भाई युवा नौकरी देने वाला बनेगा। जब मेरे पास झुंझुना नहीं है बजाने को तो इन्हें क्या दे दूँ भाई? योगी जी ने तो कह दिया कि आज का युवा नौकरी, वही योगी जी की पॉलिसी मोदी वाली है कि भाई युवा पकोड़े बेचे। अब पकोड़े का जो ठेला लगाने के लिए उस पर वर्कर चाहिए भाई, एक सामान देने वाला, एक बनाने वाला, एक बर्तन धोने वाला, तो ऐसी नौकरी बंटवाएंगे भाई। अगर युवाओं के हाथ में नौकरी हो तो मुझे आप कुछ अथॉरिटी दो, मैं यूपी पुलिस की भर्ती निकाल लूँ, 1-2 लाख की, 1-2 लाख की मिलिट्री की, सब तरह की भर्ती निकाल दूंगा, दे दूंगा नौकरी। लेकिन उन्हें सैलरी कहाँ से आवे, उन्हें मिलेगा कहाँ से? तो वो तो सरकार ही प्रोवाइड करावेगी, वो तो सरकार का इंतजाम करने का है सिस्टम। और सरकार अगर ये कह रही है कि युवा नौकरी देंगे तो युवा नौकरी कहाँ से देंगे? आप ये सरकार भी युवाओं को दे दो,
तो हम जो युवा हैं वो अखिलेश और जयंत है। इस बार उत्तर प्रदेश की कमान उनके पास जाने वाली है। वे युवा हैं, वो लोगों को रोजगार देंगे। योगी जी सही कह रहे हैं, वे दोनों युवा हैं। रही बात मोदी जी की, मोदी जी तो ऐसी ऐसी पॉलिसी लेकर आ रहे। मोदी जी के बाद योगी जी काम कर रहे हैं, बात एक ही रहनी है। वेस्ट यूपी में सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन, और 3 कानून मोदी जी लाते हैं, और जिस दिन वो वापस लेते हैं तो उस दिन उन्होंने 2 लाइन बोली कि मैं ये देश किसान हित में लाया था और मैंने देश हित में ये दोनों फैसले, ये जितने भी मतलब तीनों बिल वापस ले लिए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, आप एक बात बताओ आप हमें, मोदी जी ने कहा कि मैं किसानों के हित में लाया था और इन्हीं के हित में मैंने इन्हें वापसी कर दी, देश हित में वापस, देश हित में वापसी कर दी। तो उस पॉलिसी में ऐसा था क्या कि भाई इन्हीं के हित में तो वे आए, जब इनके हित में आए तो वे लागू होते, उन पर कुछ काम होता, तभी तो हित होता। और वो हित आप दे क्यों रहे भाई? आप यहाँ बैठे, आप मुझे कह रहे भाई मैं आपको खाने के लिए रसगुल्ला दे रहा और मैं खाना नहीं चाह रहा, तो आप मुझे ज़बरदस्ती दे क्यों रहे भाई? आप किसानों का हित ज़बरदस्ती कर क्यों रहे? जब किसान आपसे हित नहीं मांग रहा तो आप ना करो। ठीक, वो काम हो गया ज़बरदस्ती का रसगुल्ला था। यो अब ये उसे भी दे रहे थे जिसे शुगर है और उसे भी दे रहे थे जिसे शुगर नहीं है। अच्छा, अब इनका इरादा तो था उसे शुगर वाला भी खा कर मरे और जिसे मिट्ठे से फरेज है वो भी खा कर मरे। ठीक, होता है मामला जी। थोड़े दिनों पहले योगी जी ने ट्वीट करा और बोला है कि अगर अखिलेश की सरकार आती है, अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो दोबारा तमंचा निकल के आ जाएगा बाहर, ये तमंचावादियों की सरकार आ जाएगी दोबारा। तमंचावादियों की सरकार मतलब 2017 में इनकी सरकार आई, उससे पहले पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता थी, सब तमंचे ही तमंचे थे। आप जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मैं नहीं बता रहा, जो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं आप उन्हें उठा कर देखो, क्राइम बढ़ा है। योगी जी की सरकार में क्राइम बढ़ा है। अगर क्राइम बढ़ा है तो उसका मतलब भी तो तमंचा सरकार अच्छी थी, क्योंकि तमंचा की सरकार में तमंचा तो था लेकिन क्राइम तो कम था। भाई तमंचा की सरकार का इनसे फ़ायदा तब होता तब ये समाज में जो है ना, प्रदेश में सुशासन का राज होता, शांति होती, सारी चीज़ें अच्छी चलती। लेकिन ये जो चीज़ों का दावा करके आए तो वो तो कंट्रोल इनसे नहीं हुई। भाई गुंडागर्दी की आप बात करो, गुंडागर्दी जैसे पहले थी वैसी आज है। अगर प्रदेश में गुंडागर्दी ना होती तो जैसी बड़ी बड़ी घटनाएं आप हाथरस में, लखीमपुर में ये आपको देखने को मिल रही, ये कैसे मिल रही? गुंडागर्दी है तभी तो मिल रही है। और आप थाने में जाएं, जिस तरह का क्राइम रेट पहले था उससे ज़्यादा बन रहा जी। वो तो सारी चीज़ें जो पहले थी उससे ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ, जो अखिलेश के राज में फैसिलिटी थी वो तो कम हुई है भाई, जैसे वो एम्बुलेंस जो अखिलेश के राज में सुविधा मिलती थी वो तो कम हुई है, बाकी सारी चीज़ें पहले से बढ़ गई है। आखिरी सवाल, भाजपा और योगी सरकार का ये कहना है कि ये जो चुनाव है ये 80 बनाम 20 है। सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं है। इस बार 20% में बीजेपी है, 80% में गठबंधन है। और ये तब 10 मतलब चुनाव खुलेंगे तब सब कुछ सामने लग जाएगा। और रही बात 80-20 करने की, 80-20 में खुल के बतावे ना, वे बतावे कि भाई 80% ये हैं और 20% ये हैं। 80-20 का कैसे आंकलन करेंगे? गुरु क्या बोलना चाहेंगे आखिरी में? जी, हमारे गांव की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गांव में जो स्टेडियम का रास्ता मिल नहीं पा रहा युवाओं को। हम विधायक जी के पास गए थे, उमेश मलिक के पास भी गए थे, संजू बालियान जो मंत्री जी के पास, सांसद जी के पास, जी, और जी डीएम के पास भी गए थे जी हम। वो रास्ता मिल नहीं पाया। अब जी स्टेडियम का बच्चे जाते हैं दूसरे खेत में हो जाते हैं, हमारे साथ में झगड़ते हैं, तो भविष्य तो ख़राब करने चाह रही जी सरकार बच्चों का। अब वे लड़ते, हम नहीं लड़ते, हम आराम से निकट जाते थे, स्कूल पर कूद जाते जी, बस पता नहीं कहाँ हो जाए रेस करने के लिए। अगर हमारे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा? ये सरकार नहीं चाह रही जी, ये हिटलरवादी सरकार है। ये तो बस इंसान आने वाले टाइम में अपनी जीने के लिए मांगा, खाने के लिए कुछ नहीं मांगना का जी। ये तो खुद भी इंसान जीना चाह रहा है जी, बस इन सब बच कर, ऐसी सरकार है जी वो। ठीक, तो ये थे हम बुढ़ाना विधानसभा में, और ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। मिनट टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।